बच्चों कैसे हो? सभी घर पर ठीक होगे? हम आशा करते हैं आप अच्छे होगे। तो आज कक्षा 9 में, कक्षा 9वीं में पाठ कृतिका में पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। इस पाठ में रीढ़ की हड्डी जो लेखक है जगदीश माथुर द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर गहरा प्रहार किया गया है। लेखक ने इसमें दिखाया है कि शिक्षा से स्त्रियों में आत्मविश्वास और साहस की सृष्टि होती है। वे अपने सामाजिक दायित्व को किस प्रकार भली भांति से निभा सकती है, किस प्रकार निभाया है। यानी कि एक महिला है, पढ़ लिख कर किस प्रकार समाज में जो फैले अंधविश्वास है उसको उस समाज में रहकर अंधविश्वास से किस प्रकार वह लड़ती है। तो इस पाठ में ऐसा बताया गया है। एकांकी के प्रारंभ में गृहस्वामी राम स्वरूप अपने नौकर के साथ कमरे में एक तख्त बिछा रहे हैं और उसको ऊपर बिछाने के लिए दरी तथा नई धुली चादर नौकर से मंगवाते हैं। नौकर भूलकर मालकिन प्रेमा से धोती मांगता है। वे दोनों ही साथ कमरे में आते रामस्वरूप नौकर रतन को डांटते हैं। प्रेमा के कहने पर नौकर अंदर से धुली हुई चादर लाता है, एकदम साफ चादर लाता है। प्रेमा बताती है उनकी पुत्री तो कुछ सुनती ही नहीं, उसको अधिक पढ़ने लिखने का यह नतीजा है। लड़की चाहे कितनी सुंदर हो, बिना टिप टॉप से कोई नहीं पूछता। क्या वो कितनी सवरे व्यक्ति, उसको कोई नहीं पूछता है। उनकी बेटी तो बॉर्डर से जन्म की नफरत है, जन्म से ही उसकी बेटी को इन चीज़ों से नफरत है। रामस्वरूप तुरंत प्रेमा को रोकते हैं। लड़की की पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र नहीं करना है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे वकील हैं। किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप आइए आइए कहकर गोपाल प्रसाद तथा उनके पुत्र शंकर का स्वागत करते हैं। गोपाल प्रसाद चतुर और फितरती है तथा शंकर खीस निपोड़ने वाला नौजवान है। उसकी झुकी कमर उसकी खासियत है। शंकर की जो कमर थी झुकी हुई थी, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह। कुछ देर तक रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद में औपचारिक बातें होती हैं। रामस्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि कोर्स पूरा होने में साल भर बचा है। शंकर बताता है कि 1-2 साल अभी शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं शंकर 1 साल बीमार हो गया था। इन लड़कों को इसी उम्र में बीमारियां सताती है। उसकी उम्र में विद्यालय के बाद वह दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे। 4 पैसे की ढेर सारी बालाई आती थी। 2 आने की हजम करने की ताकत नहीं उसमें। तब हॉकी क्रिकेट इत्यादि खेल भी नहीं होते थे। यानी कि क्रिकेट और हॉकी ये खेल नहीं होते थे। अगर ये खेल होते तो व्यक्ति को खाने पचाने में आसानी होती, पर ये चीज़ उस समय नहीं थी। रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में टोकते हैं लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे पाउडर बगैर लगाकर, चाहे वैसे ही। घर की औरतें बिना इसके राजी नहीं होती। फिर पूछते हैं आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप विश्वास दिलाते हैं। गोपाल प्रसाद इसके बाद लड़की देखने के काम को रस्म अदायगी मानते हैं। फिर वह
जन्म पत्री मिलाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप इस बात में भी आश्वस्त करते हैं। तब गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। वे बताते हैं उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो नहीं रखनी, हद से हद मैट्रिक पास हो, मैट्रिक मतलब 10वीं पास लड़की होनी चाहिए। शंकर अपने पिता का समर्थन करता है, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग उनसे कहते हैं कि अपने BA MA लड़के के लिए बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि MA होनी चाहिए। पढ़ना लिखना और हासिल होना मर्दों का काम है, औरतें भी पढ़ेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी। नाश्ता समाप्त होने पर रामस्वरूप अंदर के दरवाजे की ओर जोर से पुकार कर पान भेजने को कहते हैं। सादगी के कपड़े में उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर, शंकर आंखें बिछाकर उसको देखते हैं। उसकी आंखों पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा देखकर लोग दोनों चौंक उठते। रामस्वरूप सफाई देते हैं कि पिछले महीने आंखें दुखने के कारण कुछ दिन के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा, कहीं इसका कारण पढ़ाई तो नहीं। गोपाल प्रसाद के संदेह का निवारण रामस्वरूप करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे की छवि तो ठीक है। फिर उमा से पूछते हैं उसने कुछ गाना बजाना भी सीखा है। रामस्वरूप उमा के सितार का गाना सुनने को कहते हैं। उमा सितार पर मीरा का पद गाना शुरू करती है। मीरा के धोए गाना शुरू करती है। उसका स्वर अच्छा है। गोपाल प्रसाद उसके गाने से संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। उमा अंदर जाने को उठती है, उसको रोक कर पूछते हैं उसने पेंटिंग भी सीखी है क्या। रामस्वरूप कमरे की दीवार पर लगी तस्वीरों को उसी ने बनाई हुई बताते हैं। सिलाई के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप जी बताते हैं उमा घर की सारी सिलाई करती है। गोपाल द्वारा पूछते हैं उसने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप बताते हैं लड़की शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में कहते हैं कुछ उसको भी तो मुंह खोलने दो। रामस्वरूप उमा के से उत्तर देने को कहते हैं। शंकर अपने पिता से वहाँ से चलने को कहता है। गोपाल प्रसाद हॉस्टल की बात सुनकर उमा से पूछते हैं कि क्या वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा बताती है उसने BA पास किया है, कोई पाप या चोरी नहीं की है, उसने अपने सम्मान का ख्याल रहा है। उसके बेटे की तरह उसने ताक झांक नहीं की है, क्योंकि उसका जो बेटा जो था ना शंकर, वह हॉस्टल में लड़कियों को देखता था, ताक झांक करता था खिड़कियों में, और कई बार वह लड़कियों से पिटा भी है। उसका बेटा नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं उनकी लड़की BA पास है, उन्होंने तो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी बताया था। यानी कि उनके पिताजी ने, उमा के पिताजी ने भी उनसे ये बात छुपाई थी कि उनकी लड़की BA पास है, यहाँ तक कि उसने उमा के बारे में 10वीं पास ही बताया था। और उनके पिताजी ने कहा मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, वह तो सिर्फ BA तक ही उसने पढ़ाई की है। वह छड़ी उठाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उमा उनसे कहती है घर आकर यह पता लगाए कि उनके बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा, और शंकर के चेहरे पर रुआसापन झलकता है। रुआसापन मतलब एकदम चेहरा रोने का सा एकदम चेहरा झलकता है। वे जाते हैं, रामस्वरूप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है और रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहाँ आती है। रतन मक्खन लेकर आता है। सब रतन की ओर देखते हैं। इसी तरह रीढ़ की जो कहानी है एकांकी, उसका अंत होता है। इस पार्ट में यहाँ पर यह बताया
कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा भेजूंगा और आप सुंदर सुंदर लेख में